मैं डॉक्टर विवेक मुंद्रा। आज हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। उससे पहले कि प्रमुख विशेषताएं देखने से पहले हम आदिकाल के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले गार्सद क्लासिक फ्रेंच भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने कालक्रम अनुसार उसका लिखा उसे उसकी रचना नहीं की, लेकिन उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर इन द हिंदुस्तान और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और सबसे सटीक काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इन चार भागों को विभाजित किया है। सबसे पहले उन्होंने आदिकाल को संवत 1050 से 1375 तक माना है। उसके बाद भक्तिकाल को 1375 से 1700 माना है, रीतिकाल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल को 1900 से 800। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है और अनेक विद्वानों ने भी इसका नाम आदिकाल का नाम दिया है। जैसे कि रामकुमार वर्मा ने ये चारण काल कहा है और संदिग्ध काल भी कहा, चारण काल कहा है। अनेक अनेक विद्वानों ने इसे नाम दिया है। देवसेन द्वारा लिखित शावकाचार जो ग्रंथ है उसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। उसके सरप्पा, शबरपा आदि, सरप्पा ने शब्दकोश का निर्माण किया था, शब्दकोश लिखा था और जो सिद्ध साहित्य उसमें सरप्पा, शबरपा, कणप्पा ये सब आते हैं। सरप्पा पापा उनमें लगाया जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ा है सरप्पा, शबरपा, कणप्पा, ये सिद्ध साहित्य में आते हैं। उसके बाद आते हैं नाथ साहित्य में। सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध थे। नाथ के प्रमुख थे गोरखनाथ, उनमें 9 नाथ सम्मिलित थे। इसके बाद जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रचा गया चंद बरदाई द्वारा, उसके बाद स्वयंभू द्वारा पवम चरयू रचा गया। अनेक ग्रंथों का निर्माण आदिकाल में किया गया है, लेकिन सबसे प्रमुख बात आज हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता है रासो काव्यों की रचना। पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई द्वारा लिखित है उसमें से रासो काव्य की रचना मानी जाती है। उन्होंने रासो काव्य की परिभाषा भी दी है, लेकिन संदेह यह है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को अभी भी मान्य नहीं है, यानी जो वहाँ आदिकाल में ग्रंथ लिखे जाते थे उनकी प्रामाणिकता अभी भी संदिग्ध है। दूसरा पॉइंट है रासो ऐतिहासिकता का अभाव। इन ग्रंथों में, जैसा कि मैंने कहा, इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव था। अब ये ग्रंथ लिखे तो गए, लेकिन ये ऐतिहासिक दृष्टि से तिथि, दिनांक आदि दृष्टि से कितने ऐतिहासिक है इसका अभाव पाया जाता है। कल्पना की प्रचुरता। जो कवि थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और कल्पनाएं करते थे। वो राजाओं के आश्रय में रह के उनके ही चरित्र का अपने काव्य में लिखते थे और कल्पना की प्रचुरता रहती थी। वो काल्पनिक जीवन व्यतीत कर रहे थे और काल्पनिकता में अपनी रचना प्रस्तुत करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता थी। बस राज दरबारी में रहकर राजाओं महाराजाओं के सानिध्य में रहकर उनके ही ग्रंथों का उनका ही गुणगान करना, उनके ही श्रृंगारिकता रचना, बस यही काम था। उनको राष्ट्र से लेना देना कुछ नहीं था। बस बैठे बैठे राजाओं और महाराजाओं के सानिध्य में रहते थे और उनके ही रचना प्रस्तुत करते थे और युद्ध में सहभाग भी लेते थे। अब ये तो कवि थे जो राजा महाराजाओं के दरबार में कविता की रचना तो करते थे, साथ ही साथ युद्ध के मैदान में तलवार लेकर भी खड़े हो जाते थे। इससे पता चलता है कि वे भी राजा के सानिध्य में रहकर उनके जो हाँ में हाँ मिलाते थे और युद्धों में तलवार लेकर खड़े हो जाते थे और उनकी रचना करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश और राजस्थान ब्रज भाषा। यह भाषा थी जो डिंगल, ये बहुत सुनने को अच्छी लगती थी, सुनने से ये प्रिय लगती थी। और पिंगल भाषा का प्रयोग होता था पिंगल भाषा का प्रयोग यानी अपभ्रंश और प्रभांश और ब्रज। तो पिंगल भाषा जो कर्कशित लगती थी, तो दोनों ही भाषाओं का प्रयोग होता था। छंदों की विविधता थी। दोहा, तोमर, रोला, साटक आदि छंदों का प्रयोग किया जाता था। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता यह थी।
और जो भी साहित्य लिखा गया, जब रामचंद्र शुक्ल ने इसका काल विभाजन किया था, जैसा कि मैंने कहा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और उसका विभाजन भी हमने देखा। तो बस ये था कि राजाओं की प्रशंसा करना, उसके बाद संदिग्ध प्रामाणिकता, कोई प्रामाणिकता नहीं थी, ऐतिहासिकता का अभाव था, कल्पना की प्रचुरता थी, और बस राजा महाराज संकुचित, उनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ राजाओं के गुणगान करना और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। और यहाँ मैं एक बात और सूचित करना चाहता हूँ कि सिद्ध साहित्य भी होते थे। सिद्ध साहित्य में, सिद्धों में सबरपा शबरपा, जैसा कि कहा कि 84 सिद्ध थे, और गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, उनका भी ये समावेश होता है। तो आज हमने देखा आदिकाल किस प्रकार था। आदिकाल को वीर गाथा का रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया, और अनेक विद्वानों ने आदिकाल को नाम दिया। आदिकाल की ये सब प्रमुख विशेषताएं थी। और संदेह क्यों होता है? प्रामाणिकता पर संदेह होता है, क्योंकि बहुत से ग्रंथ इन्होंने लिखे, उसकी तिथि, समय आदि का कोई प्रमाण नहीं है। सबसे पहला ग्रंथ चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासोल लिखा गया, इसकी कोई प्रामाणिकता अभी भी नहीं मिली। तो स्वयंभू, पवनचरऊ, शब्दकोश सरप्पा ने लिखा। उसके बाद मैंने जैसा कि कहा देवसेन ने शावकाचार ग्रंथ लिखा। तो देवसेन शावकाचार ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो शब्दकोश को भी सरप्पा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखें तो शावकाचार्य को देवसेन का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो आज आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे आदिकाल साहित्य क्या था। मैंने संक्षिप्त भाषा में आपको समझाया, और अगले वीडियो में हम भक्तिकाल कहेंगे, भक्तिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आगे और अच्छी तरह से भक्तिकाल पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और